हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का अध्याय 6 जो कि है जैव प्रक्रम। इसको हम लोग आज सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को मैंने बताया था कि जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, पौधे इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। और एक पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन 6 को देखने वाले हैं और क्वेश्चन 6 के बाद हम लोग आगे देखेंगे। मतलब पूरा चैप्टर, जैसे कि मैंने बताया था कि 4 वीडियो में आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और वैसे इसके जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही कवर किया था। इस वीडियो में मैं लगभग 15 क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो आप लोगों का 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा बने, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है ना। हम लोग इसको बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे से पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो कि है कि पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं वे किस रूप में संचित रहते हैं। मतलब जो पौधे में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उसका तुरंत उसका उपयोग नहीं होता है और वो किस रूप में पाया जाता है, तो वो है मंड के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। तो वो मंड के रूप में पौधे में संचित रहता है। और आप लोगों को पता है कि मंड का निर्माण कहाँ पर होता है, तो पत्तियों में मंड का निर्माण होता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने से पहले बता दो आप लोगों को कि फेसबुक पर, जैसे कि आप लोगों को जो अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसका आपको नोट्स चाहिए तो आपको फेसबुक पेज मेरा जो है क्लासमेट अड्डा उसमें मिल जाएगा। यदि आप लोगों को कुछ ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को कमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है या पर्सनल बात करना चाहते हो मेरे साथ, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है क्लासमेट अड्डा, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और यदि आप ट्विटर यूज़ करते हो तो ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। तीनों का आप लोगों को सिंपल नाम याद रखना है, क्लासमेट अड्डा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहता है। जैसे कि हम लोग के शरीर में जब भोजन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो भोजन करने के पश्चात क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है जिसका हम लोग ग्लूकोज के रूप में उपयोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो होता है संचित रहता है हमारे शरीर में और उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन नाम का जो ऊर्जा है उसको ग्लाइकोजन नाम कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में संचित रहता है जिसका उपयोग हम लोग बाद में करते हैं। उसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है कि रंध्र क्या है। ठीक है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रंध्र क्या है, तो पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसी को रंध्र कहा जाता है। आप लोगों को एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देता है आप लोगों को, जैसे कि रंध्र क्या है या रंध्र के 2 कार्य लिखे या 3 कार्य लिखे, ऐसा देता है। ठीक है, ज़्यादातर आप लोगों को 2 ही कार्य देता है। तो लिखना है रंध्र के 2 कार्य क्या क्या है, तो वायुमंडल से O2 और CO2 का आदान प्रदान। मतलब आप लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना, मतलब CO2 को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, CO2 को छोड़ देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अगला प्रश्न उसी में जोड़ा गया है कि रंध्रों का खुलना तथा बंद होना किस प्रकार नियंत्रित होता है। इसमें मैंने एक ही पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट जैसे कि रंध्र का कार्य में है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन इन्हीं के द्वारा होता है। मतलब बाष्पोत्सर्जन भी जो होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, मतलब रंध्र के द्वारा ही। बाष्पोत्सर्जन किसको कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनाने के बाद क्या होता है कि अतिरिक्त जल जो है वो बच जाता है। अब उस अतिरिक्त जल को जो बाहर निकालती है उसी को कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन उसी में आप लोगों को दिया गया है कि रंध्रों का खुलना तथा बंद होना किस प्रकार नियंत्रित होता है। मतलब रंध्र जो होता है खुलता है और बंद होता है वो किस प्रकार होता है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि रंध्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे रंध्र जो होता है उसी में एक कोशिका पाया जाता है जिसका नाम है द्वार कोशिका। ठीक है, ये द्वार कोशिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या होता है कि जब जल द्वारा कोशिकाओं में अंदर जाता है, मतलब जल जो जड़ के माध्यम से लिया जाता है वो पत्तियों कि कोशिका के अंदर जब जाता है
तब क्या होता है कि वो फूल जाता है, और फूल जाने से क्या होता है, रंध्र का छिद्र खुल जाता है, और इसी तरह द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो रंध्र बंद हो जाता है। अब जैसे क्या होता है कि जब वो जल निकल जाती है, अब जल क्या हो गया, मान लेते हैं कि जल पत्तियों में जमा होता है तो फूल गया। अब फूलने से क्या हुआ कि द्वार कोशिका खुल गया, तो उससे क्या हुआ, जो भी जल था वो निकल गया बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। अब जल निकल जाने से क्या होता है कि वो फूला हुआ भाग सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाने से क्या होता है, रंध्र बंद हो जाता है। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका क्या होती है, खुलती है और बंद होती है। सॉरी, कोशिका नहीं, मतलब रंध्रों में, सॉरी पत्तियों में जो रंध्र होता है वो रंध्र खुलता है और बंद होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वह है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है इससे कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। मतलब क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में उपस्थित जो हरा रंग का वर्णक होता है उसी को क्लोरोफिल कहा जाता है। तो जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य प्रकाश, ठीक है ना। दूसरा क्या करती है, तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। अब क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश को ग्रहण किया उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और परिवर्तित करने के बाद जो जल होता है उस जल अणु को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में परिवर्तन करता है। आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधा जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं लेते हैं, वो थोड़े मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी लेती है या हाइड्रोजन गैस भी लेती है। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन को क्या करती है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो वो करती है थोड़ा मात्रा में, लेकिन उसके बाद फिर उसको निकाल देती है, ठीक है ना, जिसको फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक, तो ये कुछ है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ घटनाएं घटती है पौधे में ही, पत्तियों में। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो आप लोगों का है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसके उपोत्पाद क्या है। मतलब उपोत्पाद क्या है इसका, ये आपको बताना है। जैसे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है। अब क्या क्या है, तो पहला है कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, ठीक है, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होना अनिवार्य है। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश भी चाहिए। तीसरा है पर्याप्त CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में जल भी चाहिए। तो क्या होगा कि स्वपोषी पोषण के उप उत्पाद ऑक्सीजन है, और इसका जो उप उत्पाद जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए परिस्थिति क्या क्या चाहिए, तो ये 4 परिस्थिति होना जरूरी है, तभी प्रकाश संश्लेषण होगी, और यदि नहीं होती है तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि एक उपयुक्त प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, कहाँ चला गया, और सॉरी इधर है। एक उपयुक्त प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश अनिवार्य है। मतलब एक आप लोगों को प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके लिए प्रकाश जरूरी है, ठीक है ना। वैसे तो हम लोगों को पता है कि बिना प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के लिए प्रकाश अनिवार्य है, इसे निम्न प्रयोग द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब निम्न क्या है तो अभी आप लोगों को बताएंगे कि क्या है। पहले क्या करना है, तो गमले वाली 2 पौधे लेते हैं, इनमें से एक को धूप में और दूसरे को कमरे के अंदर अंधकार में 3 दिनों के लिए रख देते हैं। क्या करना है, 2 गमले लेना है और दोनों में पौधा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली गमला तो नहीं होगा। 2 गमला लेना है, दोनों में पौधे होना चाहिए। उसमें से एक को हमको धूप के पास रखना है और दूसरे को क्या रखना है, अंधकार कमरे में, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के बाद क्या करना है, दोनों पौधे को एक एक पत्तियों को गुनगुने पानी में डालकर नरम कर लेते हैं। गुनगुने पानी कहने का मतलब ये गाना गाता हुआ नहीं, मतलब थोड़ा सा उबला हुआ पानी उसमें डाल करके नरम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पत्तियों में बारी बारी से आयोडीन के कुछ बूंदे डालते हैं, ठीक है।
हम पाते हैं कि धूप वाले पौधे की पत्तियां नीला काला रंग प्रदर्शित करता है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि जो नीला काला रंग दर्शाएगा इसका मतलब वो मंड को भी दर्शाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम पाते हैं कि धूप वाले पौधे की पत्ती नीला काला रंग प्रदर्शित करता है जो उनमें स्टार्च की उपस्थिति को बताता है। बोलिएगा सर आप अभी मंड बोले, यहाँ स्टार्च है, तो स्टार्च को ही हिंदी में मंड बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या होगा कि जो धूप वाला है उसमें पहले तो नीला काला रंग दर्शाएगा और इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च है। और दूसरी ओर जो अंधकार में रखी जो पौधा का पत्ती है उस पर कोई भी रंग नहीं पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि अंधकार में रखे पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। मतलब उसमें नहीं हुआ नीला काला रंग, तो इसका मतलब उसमें मंड नहीं है, और मंड नहीं है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ ही नहीं है। यही ना। तो उसके बाद कह रहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि अंधकार में रखे पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अनिवार्य है। क्लियर। यदि आपको दिक्कत होती है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे का क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, जो कि है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है। चलिए, यहाँ पर एक शब्द है विसरण, विसरण को समझा रहे हैं। अब जैसे क्या है कि आप लोगों को पता है कि जल जो है, जल में ऑक्सीजन घुली होती है। आप लोगों ने पढ़ा है, सॉरी, ऑक्सीजन घुली होती है, आप लोगों ने पढ़ा है, यही ना। अब उसी को यहाँ पर कह रहा है कि जल में घुला, जब हम लोग क्या करते हैं, जल में घुले ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, वो विसरण कहलाता है। क्लियर। तो हम लोग तो नहीं करते हैं, वो मछलियों के द्वारा होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम लोग बहुकोशिकीय जीव ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है, मतलब जल में घुला हुआ ऑक्सीजन क्यों अपर्याप्त है। हम लोग भी तो चाहे तो ऑक्सीजन तो हम लोग ले सकते हैं पानी में, लेकिन वो अपर्याप्त क्यों है। तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं है, अतः विसरण द्वारा इनकी ऑक्सीजन आवश्यकता की पूर्ति असंभव है, इसीलिए विसरण विधि अपर्याप्त है। या कह सकते हैं कि हम बहुकोशिकीय जीव जो है, इसको यदि नहीं बोलना है, इसको यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलिएगा कि हम बहुकोशिकीय जीव जो है उन्हें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो जल में घुले ऑक्सीजन है वो उतना ज़्यादा है नहीं जितना कि हम लोगों को आवश्यकता है, जिसके कारण हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो पूरा नहीं होगा, मतलब जितना मात्रा में चाहिए उतना नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि हम लोग कह सकते हैं विसरण क्या है, हमारे लिए अपर्याप्त है। क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो यह अदृश्य अनुगति। अदृश्य अनुगति मतलब जो कोई भी अणु है उसमें जो गति है उस गति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना। आप लोगों का NCERT में जितने भी क्वेश्चन है या जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सभी क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक है। तो इसके बाहर तो आपका आने का चांसेस बिल्कुल है ही नहीं। सारा का सारा एग्जाम में इसी से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि किसी जीव द्रव्य किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, सॉरी, किसी जीव द्रव्य किन कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, मतलब जैसे कि कच्ची सामग्री में भोजन, जल और ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न जो है आप लोगों का वह है आप लोगों का कि जीवन के अनुरक्षण के आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। मतलब जीवन का जो अनुरक्षण है, अनुरक्षण क्या होता है ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था। आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखिए और कमेंट कीजिए कि उसका अर्थ या उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो पोषण जरूरी है, दूसरा श्वसन भी जरूरी है, और वहन भी जरूरी है, और उत्सर्जन भी। आप लोगों को पता है कि पोषण का मतलब क्या है, मैंने पार्ट 1 में बताया था। श्वसन का मतलब होता है कि सांस लेना और छोड़ना।
वहन का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं कि वो रक्त के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचता है, वो वहन होगा। और उत्सर्जन का मतलब हो गया कि निकालना, और कैसे निकालते हुए ये तो आपको पता ही है ना। चलिए, अब है आप लोगों का अमीबा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। या एक लॉन्ग क्वेश्चन के तहत भी आप लोगों को देता है कि अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है, मतलब अमीबा में पोषण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को बता दें कि अमीबा जो है वो एंडोसाइटोसिस प्रक्रम या प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है। इसमें अमीबा के शरीर में उंगलीनुमा प्रवर्ध विकसित होते हैं, इन्हें कूटपाद कहते हैं। ठीक है, अमीबा जो होता है उनका भोजन पकड़ने का या ग्रहण करने का तरीका को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और ये क्या करता है, सबसे पहले तो भोजन को ग्रहण करने के लिए अपना उंगलीनुमा प्रवर्ध निकालता है, मतलब उंगली के समान ही प्रवर्ध निकालता है, मतलब उभरी टाइप का निकालता है, और इसे कूटपाद कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है रहा आप लोगों को कि कूटपाद भोजन के कणों को घेरे रखते हैं और खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। खाद्य रिक्तिका का मतलब खाली जगह, जिसके अंदर पाचन क्रिया होती है और पाचित भोजन कोशिका द्रव्य में विसर्जित हो जाते हैं, मतलब जो पचा हुआ भोजन है वो कोशिका द्रव्य में घुल जाते हैं, और अपचित या अपाचित यहाँ होना चाहिए था पदार्थ कोशिका के सतह की ओर गति करता है, मतलब सतह की ओर गति करने लगता है और तथा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से होती है, जैसे इसको मैं एक चित्र के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जैसे है ये आपका कोशिका, सॉरी स्पेशली अमीबा है, ये भोजन का टुकड़ा है। अब क्या करता है, ये भोजन के टुकड़ा को कुछ इस प्रकार घेरता है जैसे कि आप लोगों को चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद क्या होता है कि ये वहाँ पर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। देख सकते हो आप, खाली जगह की तरह कुछ निर्माण किया है शरीर के अंदर घुसाने के बाद, और उसके बाद फिर उसको जितना भोजन चाहिए था उतना ले लेता है, और उसके बाद फिर जो खाद्य का कण है, जो अपशिष्ट है, उसको छोड़ देता है और यहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से होता है, जो मैंने बताया बस उसी को चित्र के सहारे बताया। ठीक है। अब जैसे कि विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण के प्रकार को लिखे, तो विषम पोषी पोषण जो कहा जाता है, विषम पोषी पोषण का मतलब मैं बताया था आप लोगों को कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या करता है कि अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है विषम पोषी पोषण। ये 3 प्रकार का होता है। पहला है परजीवी पोषण, जो कि आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है। क्लास 7th यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वैसे तो पढ़े होंगे इसीलिए 10th में आए हैं, फिर भी यदि आप लोग भूल चुके हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं उस 7th क्लास का जो मैंने एक वीडियो बना करके रखा है पहले से, वो आपको लिंक में दे दूंगा। ठीक है, जहाँ से आप लोग बहुत डिटेलली पढ़ सकते हो, मृत जीवी को भी पढ़ सकते हो और प्राणी समभोजी पोषण को भी पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ा मोड़ा बता दूंगा ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए, कह रहा है कि परपोषी पोषण, पोषण की वो विधि जिसमें जीव दूसरे के शरीर में रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या करता है, तो पोषण की वो विधि जिसमें जीव क्या करता है, दूसरों के शरीर में रहता है, ठीक है, और उसी से भोजन प्राप्त करता है। जैसे अमरबेल का पौधा आप लोग देखे होंगे। उसके बाद आर्किड, किलनी, ये सब तो नहीं समझ में आएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। सिंपल लैंग्वेज में आप तो जू को पहचानते ही होंगे, जो कि बहुतों के सर में होता है, कुछ लड़कियों के ज़्यादा होता है। लड़कियों में ही होता है क्योंकि उनका बाल बड़े होते हैं, जिसके कारण होता है। उसके बाद फीताकृमि, जो कि आप लोग का पेट में होता है, आप लोगों का नहीं, ज़्यादातर बच्चों का होता है जो ज़्यादा मीठा सामान खाता है उनके पेट में। आदि ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो क्या है कि परजीवी पोषण पोषण करता है वो लोग। ठीक है, चलिए आगे है आप लोगों का कि मृतजीवी पोषण, कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत या अपघटित हो रहे, अपघटित मतलब जो सड़ रहा है, ठीक है, हो रहे जैव शरीर से भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जो क्या करता है, जो मृत है मतलब जो मर गया है, या तो फिर जो अपघटित हो रहा है मतलब जो सड़ रहा है, उनसे भोजन प्राप्त करता है, तो उसको कहा जाता है मृतजीवी पोषण। मृत जीव कहा जाता है या मृतजीवी उसको कहा जाता है। लेकिन पोषण की इस विधि को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, इन सभी में या कवक में भी
कवक में भी क्या होता है कि सभी प्रकार का कवक आप लोग बोल सकते हैं, सभी प्रकार के कवक में मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है, अगला जो है आप लोगों का प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण का मतलब हो गया कि पोषण की वह विधि जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण होता है, उसे प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य सहित सभी उच्च वर्गीय जीवों में इसी विधि द्वारा पोषण होता है। कहने का मतलब यह है कि वैसे जीव जिसमें अंतर्ग्रहण होता है मतलब भोजन को अंदर डालना, पाचन मतलब पचाना, अवशोषण आप लोगों को पता है कि हमारे आमाशय में या छोटी आंत में बोल सकते हो, छोटी आंत में भी बहुत प्रकार के मतलब बहुत सारे रक्त के क्या है धमनी शिरा है बोल सकते हो। वो क्या करता है कि जो अपघटित करके जो भोजन है, जो अपघटित भोजन है उसमें से जो पोषक तत्व है उसको अवशोषण करने का काम करता है, खींचने का काम करता है। और स्वांगीकरण उसका उपयोग करना, और बहिष्करण मतलब निकालना। ये सभी जो है जिन जिन जीवों में होता है उन सभी को प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य सहित जितने भी बहुकोशिकीय के जीव है या उच्च वर्गीय जीव है उन सभी में प्राणी संभोजी पोषण होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसमें आप लोगों का 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों का 15 रहेगा, तो कुल मिलाकर के मतलब लगभग 50 से 55 के आसपास आप लोगों का क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारा का सारा वीडियो मिलता रहे। ठीक है ना, और साथ ही साथ यदि आप लोगों के पास फुर्सत है, वैसे तो फुर्सत हो गई, वैसे शेयर करने में टाइम नहीं लगता है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चैनल जितना ग्रो करेगा मैं आप लोगों को उतना ज़्यादा फैसिलिटी दूंगा। ठीक है ना, वैसे मैं अभी नोट्स के माध्यम से समझा रहा हूँ। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, ठीक है, तो मैं फेस वीडियो बनाऊंगा जैसे कि पहले बनाता था। पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था लेकिन बीच में थोड़ा सा कम हो गया, वैसे मेरा भी गलती था कि मैंने थोड़ा कम कर दिया था वीडियो। खैर इस बार आप लोगों को डेली वीडियो मिलता रहेगा। आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए फेस वीडियो बनाऊंगा और बहुत डिटेली बताऊंगा। ये आप लोगों को नोट में तो समझ में आ ही रहा होगा, फेस वीडियो में और भी बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।